वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके मेजर टॉपिक्स ये हैं। फर्स्ट वन, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। सेकंड, सम एग्जांपल्स एंड लास्टली सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। तो इससे पहले हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 10 के अंदर टॉपिक था। आई होप आपने उस लेक्चर को पढ़ा होगा और अंडरस्टैंड किया होगा, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया होगा। तो हमारे पास ये जो मेथड है ये भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप एज्यूम करें, कंसिडर द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एल ऑफ वाई इक्वल टू ए नॉट वाई एन ऑफ एक्स प्लस ए वन इंटू वाई एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन इंटू वाई इक्वल टू आर ऑफ एक्स वेयर ए नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास nth ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स गिवन है। अब हमने मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स के थ्रू इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे पास ए नॉट ए वन अप टू ए एन कॉन्स्टेंट्स हैं, और साथ साथ हमें जो इसकी करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन है एल ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, हमें उसका सॉल्यूशन भी पता है। अगर हम इस स्टेज पे होंगे तो फिर हम इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स के थ्रू सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए ये जो मेथड है ये स्पेसिफिक डिफरेंशियल इक्वेशंस पे अप्लाई हो सकता है, जहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड पे आर ऑफ एक्स है वो कुछ पार्टिकुलर केसेस में से एक केस हो। तो हम उन केसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो किस तरह के केसेस हो सकते हैं आर ऑफ एक्स के कि हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स अप्लाई करें। इसमें हमारे पास फर्स्ट केस ये है कि आर ऑफ एक्स कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। इसी तरह हमारे पास सेकंड केस है कि आर ऑफ एक्स अगर पॉलिनोमियल हो तो फिर भी हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड केस है कि अगर आर ऑफ एक्स साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में लिखा गया हो तो फिर हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लास्टली, अगर ये जो अभी हमने तीन केसेस देखे हैं इनका सम या प्रोडक्ट इस तरह की फॉर्म मिक्स फंक्शंस ये आ रहे हों तो फिर भी हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है कि आर ऑफ एक्स अगर इस तरह की फॉर्म में हो तो फिर हमारे लिए मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स सूटेबल मेथड होता है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स का प्रोसीजर क्या है जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि इफ़ आर ऑफ एक्स इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ई पावर एम एक्स then its derivatives also contain e power mx only। अगर हमारे पास फर्स्ट केस हो मीन्स आर ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो e पावर mx की फॉर्म में, तो हमें पता है कि e पावर mx की जब डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें e पावर mx खुद ही रिपीट होता है, कोफिशिएंट चेंज होता रहेगा लेकिन फंक्शन e पावर mx दोबारा आएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि let r of x is equal to p into e power mx where p is a constant, then we choose y p of x is equal to c e power mx where c is a constant। तो जब हमारे पास r of x इस फॉर्म में हो p into e power mx जिसमें ये p भी कांस्टेंट है m भी कांस्टेंट है, तो फिर हम पार्टिकुलर इंटीग्रल किस फॉर्म का एज्यूम करेंगे y p of x equal to c e power mx, क्योंकि हमारा यहाँ पे असल मकसद ही पार्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पढ़ा था
तो उससे पहले हमने एक बार डिस्कस की थी कि जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हुए हमें एक तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैलकुलेट करना होता है जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट करता है। तो हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे वो YC ऑफ x होगा, और जो हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे नॉन होमोजीनियस पार्ट की वजह से वो हमारा सॉल्यूशन YP ऑफ x कहलाएगा। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कह दिया है कि हमें YC ऑफ x मीन्स जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन पता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क जस्ट ये है कि हमने YP ऑफ x को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम YC ऑफ x और YP ऑफ x का जब सम ले लेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा जनरल सॉल्यूशन को। तो हम मेथड ऑफ एन अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट्स को अप्लाई कर रहे हैं YP ऑफ x को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे जब हमारे पास R ऑफ x किस फॉर्म में हो, P इंटू ई पावर mx, जिसमें P कांस्टेंट है, तो फिर हम YP ऑफ x को एज्यूम करेंगे कि C ई पावर mx की फॉर्म में हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल है। यहाँ पे ये जो C कांस्टेंट है हमने इसे कैलकुलेट करना है। अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसे किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम YP ऑफ x को, चूँकि YP ऑफ x जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसलिए हम YP ऑफ x को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो जब हम इसे क्वेश्चन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमने इसे आइडेंटिटी बनाना है। उसके लिए हम देखेंगे कि C की क्या वैल्यू रखी जाए कि वो इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाए। तो हम यहाँ से C की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब C की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो उसे हम YP ऑफ x में वापस पुट करेंगे, हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट केस है कि जब R ऑफ x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो फिर हम पार्टिकुलर इंटीग्रल को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम एग्जांपल में ये क्वेश्चंस सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट केस था कि R ऑफ x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो फिर हम YP ऑफ x क्या एज्यूम करेंगे। इस तरह हमारे पास सेकंड केस है, इफ़ R ऑफ x इज इक्वल टू P इंटू cos mx और P इंटू sin mx वेयर P इज़ अ कॉन्स्टेंट, then we choose YP of x equal to C1 cos mx plus C2 sin mx where C1 and C2 are constants which we determine by substituting YP of x in given equation such that the equation is identically satisfied। तो ये हमारा सेकंड केस है कि अगर हमारे पास जो R of x है वो cos फंक्शन की फॉर्म में या sin फंक्शन की फॉर्म में हो तो फिर हम पार्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह का लेंगे। ये चीज़ माइंड में रखें कि मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट्स जो है इसमें R ऑफ x को देखते हुए YP ऑफ x को लिखना ये ही असल काम है कि हम YP ऑफ x को किस फॉर्म में लिख के कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करें। आप यहाँ पे अगर छोटी सी मिस्टेक कर देंगे तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक नहीं है। इसलिए आपने फोकस देना है कि किस तरह का R ऑफ x है और हम उसके लिए YP ऑफ x किस तरह का एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने YP ऑफ x को C1 cos mx प्लस C2 sin mx क्यों रखा। आपको पता है कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर से बढ़ के सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, nth ऑर्डर हो सकती है। तो जब हम cos mx का डेरिवेटिव लेते हैं P इंटू cos mx तो इसके डेरिवेटिव्स में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के थ्रू आपको इस बात का पता है कि cos की जब हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स देते हैं तो उसमें साइन भी आता है, cos दोबारा भी रिपीट होता है। इसलिए cos के केस में भी साइन और cos दोनों आ सकते हैं और sin mx के केस में भी cos और sin दोनों आ सकते हैं। इसलिए हमारा जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो लीनियर कम्बिनेशन है इन दोनों फंक्शंस का कि इनमें से अगर किसी भी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन के अंदर मौजूद हो तो कोफिशिएंट्स वहाँ से वैल्यू को अचीव कर सके। तो जब हमारे पास R ऑफ x P cos mx या P sin mx की फॉर्म में हो जहाँ पे P कांस्टेंट है तो फिर हम YP ऑफ x को एज्यूम करेंगे C1 cos mx प्लस C2 sin mx।
हमने ये एज्यूम करने के बाद C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें yp(x) पता चल जाएगा कि वो क्या है उस स्पेसिफिक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो हमने इसे किस तरह कैलकुलेट करना है, वही प्रोसीजर जिस तरह हमने ये ऊपर वाली केस में देखा था कि हम yp(x) को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और इक्वेशन को आइडेंटिकली सेटिस्फाई करवाएंगे और देखेंगे कि उसकी करस्पॉन्डिंग C1 और C2 की वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो यहाँ से आई होप आपको r(x) इस केस का हो तो फिर yp(x) कैसा लिखेंगे ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट केस है, इफ़ r(x) इज इक्वल टू p इंटू एक्स पावर m वेयर p इज़ अ कॉन्स्टेंट, then we choose yp(x) equal to c0 x power m plus c1 x power m minus 1 plus up to so on cm minus 1 into x plus cm, where c1 c2 up to cm are constants which we determine by substituting yp(x) in given equation। तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड केस है कि अगर r(x) एक पोलिनोमियल हो जिसमें से हमने पार्टिकुलर केस ले लिया p इंटू एक्स पावर m, तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री m। जब इस तरह का केस होगा तो फिर हम yp(x) को एज्यूम करेंगे एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m जो कि जनरल फॉर्म में गिवन है। जो जनरल पोलिनोमियल होगा उसमें अब अगर वो mth डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसमें m कॉन्स्टेंट्स भी होंगे, बल्कि m+1 कॉन्स्टेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो c0 c1 अप टू cm ये हमारे m कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पे c0 मिस हुआ है तो आप उसे माइंड में रखें कि c0 भी यहाँ पे मौजूद है। तो c0 से cm तक सारे कॉन्स्टेंट्स को हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में yp को पुट करके इन्हें कैलकुलेट करना है और वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि yp(x) क्या है r(x) अगर इस तरह का हो तो उसके केस में। ऐसा yp(x) हमने क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि हमें पता है जब हम r(x) इक्वल टू p इंटू एक्स पावर m इसकी जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास हर मर्तबा डिफ्रेंशिएशन करने से पॉलिनोमियल की डिग्री 1 लेस हो जाती है। इसलिए हमें हर एक टर्म की कंट्रीब्यूशन को चेक करना होगा। इसलिए हमने एक्स पावर m माइनस 1 अप टू सो ऑन एक्स पावर 1 और एक्स पावर 0 हर टर्म को पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर एज्यूम किया है, उसके करस्पॉन्डिंग एक कोफिशिएंट को रखा है ताकि हम yp(x) को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करके इन कोफिशिएंट्स को डिटरमिन कर सकें। इसी वजह से इस मेथड को मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो ये हमारा थर्ड केस था जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म में r(x) था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केस है उसमें आप देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ r(x) इज इक्वल टू e(ax) इंटू cos bx और e(ax) इंटू sin bx, देन वी चूज़ yp(x) इक्वल टू e(ax) इंटू c1 cos bx plus c2 sin bx, where c1 and c2 are constants which we determine by substituting yp(x) in the given equation। तो अगेन जब हमारे पास e(ax) इंटू cos bx की फॉर्म में r(x) हो या e(ax) इंटू sin bx की फॉर्म में हो तो फिर हम yp(x) इस फॉर्म का लेते हैं जिसमें आपने देखा कि e(ax) cos bx से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और sin bx से भी। क्यों हमने ऐसा yp(x) क्यों एज्यूम किया? हमने इसलिए एज्यूम किया क्योंकि जब हम e(ax) इंटू cos bx या e(ax) इंटू sin bx की डिफ्रेंशिएशन करें तो आपको पता है कि यहाँ पे ये दोनों फंक्शन ऑफ x हैं, यहाँ पे भी ये दोनों फंक्शन ऑफ x हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा डिफ्रेंशिएशन का। और यहाँ पे e(ax) इंटू cos bx और e(ax) इंटू sin bx दोनों फॉर्म के फंक्शंस अपीयर होंगे। इसलिए हमने इन फंक्शंस का कम्बिनेशन लिया है और उस फॉर्म में पार्टिकुलर इंटीग्रल को लिखा है। अब हमने इसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके yp(x) को कैलकुलेट करना है। कैसे? c1 और c2 को कैलकुलेट करके, जो हमारे पास यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके बाद ये हमारे पास जो केस था इसे देखने के बाद अब हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स के बारे में एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए बिफोर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस मेथड। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि इफ़ एनी टर्म इन द चॉइस ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल इज़ आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन, then we multiply the term by x or x power m
if the term in the complementary function corresponds to a multiple root of multiplicity m। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को स्किप कर देंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को गलत करेंगे। अब ये मैं पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें इस पॉइंट से आपको ये भी आइडिया होगा कि मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट्स को अप्लाई करने से पहले होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना कितना ज़रूरी है। तो जब हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है तो हम देखते हैं वहाँ पे वो टोटली डिपेंड करता है कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके रूट्स किस तरह के थे और वहाँ से हमने y(c)(x) को लिखा, मीन्स कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को लिखा। अब अगर ऐसा हो कि जो y(c)(x) के अंदर सॉल्यूशंस हैं, आपने देखा होगा कि y(c)(x) के अंदर जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल a e पावर x प्लस b e पावर माइनस x, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो ये a के साथ जो फंक्शन है e पावर x, ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर मौजूद है। अगर यही फंक्शन e पावर x r ऑफ x के अंदर भी मौजूद हो, मींस राइट हैंड साइड नॉन होमोजीनियस पार्ट के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, ये अगर जस्ट वन टाइम्स मौजूद है y(c)(x) में, मींस ये जस्ट वन रूट था, x m इक्वल टू 1 जस्ट वन रूट था, तो हमारे पास a e पावर mx आया, a e पावर 1 टाइम्स x मींस a e पावर x। तो फिर हम जब r ऑफ x के लिए yp ऑफ x चूज़ करेंगे तो हम उसे x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वहाँ से जो हमें yp ऑफ x मिले वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो, जो कि जनरल सॉल्यूशन ये yc ऑफ x से अचीव ना किया जा सकता हो। इसी तरह आपने कई इस तरह की होमोजीनियस इक्वेशंस भी देखी होंगी जिसमें a की रूट m टाइम्स रिपीट होता है। तो ये जो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि फंक्शन करस्पॉन्ड्स टू अ मल्टीपल रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m, इसका मतलब ये है कि हमारे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर कोई ऐसा सॉल्यूशन भी मौजूद हो जिसमें एक रूट m टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो उस केस में आपको पता है कि जब एक रूट m टाइम्स रिपीट होगा तो फिर हम सॉल्यूशन को किस फॉर्म में लिखेंगे। मैं एज्यूम करता हूँ कि m इक्वल टू 1 m टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में y(c)(x) में सॉल्यूशन होगा a प्लस b टाइम्स x प्लस c टाइम्स x पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस यहाँ पे बल्कि कोफिशिएंट्स को आप इस तरह रखें a1 प्लस a2 इंटू x प्लस a3 इंटू x पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस am इंटू x पावर m माइनस 1, ब्रैकेट यहाँ पे आप बंद करें और फिर आप साथ मल्टीप्लाई करें e पावर x, क्योंकि हमारे पास 1 जो था वो m टाइम्स रिपीट हो रहा था। तो जब ऐसा केस हो और फिर e पावर x राइट हैंड साइड मीन r ऑफ x के अंदर भी आ रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो yp ऑफ x एज्यूम करना है उसमें क्या करेंगे, x पावर m से e पावर p टाइम्स e पावर x को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वहाँ से जो yp ऑफ x हमें मिले वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो, वो ऑलरेडी yc ऑफ x के अंदर मौजूद ना हो। तो ये एग्जांपल्स के अंदर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, वहाँ पे मैं इसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है इफ़ r ऑफ x इज़ द सम ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शंस then the contribution with respect to each of the term is included in the choice of the particular integral। तो अगर हमारे पास जो r ऑफ x है उसमें एक से ज़्यादा फंक्शंस डिफरेंट फॉर्म के फंक्शंस का सम हो तो फिर हम yp ऑफ x में हर फंक्शन की कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड करते हैं। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे कि एग्जांपल के अंदर कि अगर हमारे पास r ऑफ x के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं तो फिर हमने yp ऑफ x को कैसे डिफ़ाइन किया। तो ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये अगर आपको क्लियर होंगे तो तब ही आप मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट्स को अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे चूँकि मैंने ओरल बात की है तो इसे पिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ें एग्जांपल्स के अंदर क्लियर हो जाएंगी क्योंकि एग्जांपल्स बिल्कुल इन पॉइंट्स से रिलेट करती हैं।